Hi everyone, hope you guys are doing great. So first of all, thank you so very much for loving the series that we have already done, which is on ancient and medieval Indian history. And as you can see on the screen, today I am presenting to you the one on the modern Indian history, because many of you messaged me on several platforms including YouTube saying that please continue the series. This was anyways meant to be continued. So here let us again try to learn history like never before and through the lens of modern Indian history. So our whole idea here is to connect the dots with the help of the stories, right? So this is what we are trying to aim for. And ancient and medieval, as I've said, is already done, so you can just check it from the अगर आपको वीडियो देखना है so from the YouTube and channel, and अगर आपको PDF access करना है so you can see the Telegram channels link which is Anjan Kalash@AP. अब अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशिएंट और मिडिवल में आपको मैंने बिल्कुल प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके एंड हिस्ट्री की कुछ बेसिक डिटेल से लेके उस पॉइंट तक समझा दिया था जहां हमने गुप्ता एम्पायर तक की बात की थी. फर्दर कनेक्टिंग द डॉट्स वी टॉक्ड अबाउट द post Gupta period, which is the early medieval period, and how we linked it to the medieval time frame जहाँ हमने दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर की बात की थी एंड बीच में हमने कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स की भी बात की थी. अब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताए थे जिसमें एक इम्पॉर्टेंट डेट था 1707 जहाँ हमने बात की थी औरंगज़ेब. अगर आपको याद हो, जिन्होंने देखा है उन्हीं को कनेक्ट हो पाएगा. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू जस्ट स्टार्ट इट रैंडमली फ्रॉम हियर, दैट्स गोइंग टू बी स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. काइंडली डू दिस फ्रॉम द 2 अर्लियर वीडियोज़ एज वेल. तो हमने औरंगज़ेब के डेथ की बात की थी. अच्छा, इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ना एक बार क्या कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा सिलेबस को जल्दी से समझ लेते हैं सो दैट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि हमें उसमें कहाँ से कौन से टाइम फ्रेम से कवर करना है. ठीक है, ये आपका GS1 मेंस का सिलेबस है जो ये कह रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी. तो ये मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहा है until the present, and it is talking about significant events, personalities and issues, and the another part is freedom struggle, the stages etc. तो चलो ये तो बात की बात आती है क्योंकि हम इसमें 19th to 20th सेंचुरी पे जाते हैं. अगर हम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी कह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर 18th सेंचुरी क्या है. अब जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं वो क्लासेस मेरे साथ करी हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेंचुरीज़ हम कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे समझते हैं. तो 18th सेंचुरी में क्या है कि हम 1700 से 1799 वाला जो पूरा फ्रेम है उसको कवर करेंगे, इस टाइम फ्रेम को करेंगे. तो अगर हम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी कह रहे हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे, रफली अराउंड 1750s के बीच में पहुँचेंगे. ठीक है, रफली, हिस्ट्री में एवरीथिंग इज़ अप्रॉक्सीमेट. अब ये इस टाइम फ्रेम के आसपास क्या चीज़ें चल रही थी उसको हम थोड़ा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे समझेंगे. बट थोड़ा हमें बैकग्राउंड समझने के लिए मॉडर्न का कौन से पॉइंट पर जाना पड़ेगा. विल हैव टू टॉक अबाउट द कंडीशन इन इंडिया और व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. आखिर पूरे मॉडर्न में हम यही पढ़ते हैं, ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं. तो अब ये जो आए, इनका जो कॉन्क्वेस्ट हुआ उसके पहले यहाँ क्या चीज़ें चल रही थी वो भी समझना ज़रूरी है. उसमें जब हम 18th सेंचुरी को डिवाइड करते हैं तो हम इनको 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. तो फर्स्ट हाफ में बेसिकली तो शुरू के ही 50 ईयर्स हो जाते हैं, लेकिन हम प्राइमरीली बिल्कुल इनिशियल कुछ मान लो, आप एक डेकेड मान के चल लो. ठीक है, क्योंकि वहीं से हमें डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर समझ आता है. अब ये जो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर है, ठीक है, उसको भी समझना होगा तो हमें थोड़ा सा तो मुगल्स पे जाना होगा. जो हमने पढ़ा था कि एरा ऑफ ग्रेट मुगल्स जो है वो क्या है, 1526 से 1707. 1526 जहाँ पे बाबर ने मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, दिल्ली सल्तनत, लोधी डायनेस्टी का खात्मा और ये इस्टेब्लिशमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ था. इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमारे बाबर से लेके औरंगज़ेब तक, नाम आपको बिल्कुल टिप पर होना चाहिए किसके बाद कौन सा राजा था. ये एरा ऑफ ग्रेट मुगल्स आता है. इनके समय में मुग़ल एम्पायर बिल्कुल हाइट्स पे पहुँची. लेकिन औरंगज़ेब के जो उसका टाइम फ्रेम था, उसका जो रेन का पीरियड था 1658 से 1707, उस बीच में ही कहीं ना कहीं हमें डिक्लाइन दिखनी शुरू हो गई थी. बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जब आप मुग़ल एम्पायर डिटेल में पढ़ते हो तो यू स्टार्ट
अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल अबाउट व्हाट कुड हैव बीन द प्रोबेबल रीजंस, क्योंकि हिस्टोरियंस यहाँ पर कोई एक कंसेंसस नहीं दे पाते हैं. हिस्टोरियंस के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं अबाउट कि व्हाट कुड हैव बीन द प्रोबेबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ. लेटर मुगल का जो फेज़ आया 1707 से 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 सबने सुना होगा. उस पीरियड में हमारे पास कुछ राजा थे जिनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं, जो कि इतने एफिशिएंट थे ही नहीं कि मुगल एम्पायर को ठीक से चला पाएँ, जिसके वजह से डिक्लाइन होते होते, डाउनफॉल होते होते एक समय ऐसा आया मुगल एम्पायर का बिल्कुल खात्मा हो गया. लेकिन फॉर्मल खात्मा जो है वो कब हुआ? 1857 में, व्हेन द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज डिपोज्ड, यानी रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन बाय द ब्रिटिश. और 1858 में वहाँ की सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गई थी. ठीक है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस. ठीक है, तो ये जो है ब्रिटिश की तरफ से, और यहाँ पे पावर जो है अब वो क्राउन के हाथ में ट्रांसफ़र हो गया था. ठीक है, तो ये पूरा मुगल एम्पायर का सिलसिला चला. अच्छा, उसके अलावा 18th सेंचुरी के मिड में भी हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे देयर वाज राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स और रीजनल पावर्स, क्योंकि मुगल एम्पायर का तो डाउनफॉल होना शुरू हो गया था और अब हमारे पास कोई एक ऐसा एम्पायर या पावर नहीं बची थी जो कि सिंगल हैंडेडली पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर पाए. इफ़ यू रिमेंबर, जिन्होंने मिडिएवल करा है, आपको सेम चीज़ हमने दिल्ली सल्तनत के एंड के बाद में बात करी थी, क्योंकि कोई एक ऐसा एम्पायर नहीं था जो कि हर जगह को कंट्रोल कर पाता. तो क्या होने लग गया था? प्रोविंशियल किंगडम्स आए थे. द सेम थिंग, प्रोविंसेस, रीजन्स, इट्स ऑल अबाउट द सेम थिंग. तो अब रीजनल पावर्स इमर्ज हुए, डिफरेंट तरह के स्टेट्स आने शुरू हुए. ठीक है, जैसे 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टेट्स की बात की जाती है. अब आपको क्या समझना है कि इस पीरियड में ये जो ऑटोनोमस स्टेट्स थे जो अपनी मनमर्जी के मालिक थे, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पूरा कोलैप्स हो गया था. नहीं, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि एक सिंगल पावर के, कोई एक पावर ऐसी बची नहीं थी, उनके हाथ में कुछ नहीं था और अलग अलग रीजन्स के पास में वो पावर आने शुरू हो गए थे. सो देयर वाज नॉट द कोलैप्स ऑफ पॉलिटी, रादर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटी. ठीक है, दूसरी चीज़, देयर वाज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं तो डिसेंट्रलाइज हो गया, इधर उधर हो गया. बट कोई पावर वैक्यूम नहीं था, पावर खाली नहीं था. ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा मतलब यू नो आप कोई प्रोविंसेस में कोई ऐसा रूल कर रहा हो जिसके पास पावर ही नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था. इट्स जस्ट कि वो डिवाइड हो गया था. ठीक है, और तो 3 तरह के स्टेट्स यहाँ जो इमर्ज हुए, कुछ थे जो सक्सेसर स्टेट्स थे, लाइक हैदराबाद, बंगाल, अवध, कर्नाटक, जो कि मुगल एम्परर के ही, आप समझो, उनके इम्पॉर्टेंट पीपल द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे, तो वो उनको ही काइंड ऑफ सक्सीड कर रहे थे. ऑल्दो उनकी अपनी ऑटोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुगल एम्परर्स के साथ पूरी तरह से नाता रिश्ता तोड़ा नहीं था. ठीक है, डिटेल जब आप पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट देयर फीचर्स ऑल्सो. कुछ नए स्टेट्स इमर्ज हुए और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स स्टैब्लिश हुए. ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैप आपके NCERT से ही लिया हुआ है, जैसे जो डिफरेंट स्टेट्स का लोकेशन है, रीजन्स, वो दिया हुआ है. 6 की बात हो गई, जाट्स, अवध, मराठा, बंगाल, हैदराबाद, यहाँ देखोगे. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इधर में राजपूत्स, इधर बंगाल, ठीक, इधर कर्नाटक, मैसूर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जहाँ आपने जो नाम पढ़े होंगे वो आपको मैप के थ्रू मिल जाएंगे, एक रफ समझने के लिए कि अलग अलग प्रोविंसेस में किस तरह से या रीजन्स में किस तरह से जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं वो इमर्ज होने शुरू हुए. और सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हम समझते हैं राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी, कि ब्रिटिश, अच्छा यहाँ तक तो बड़ा सा लिंकेज दिख रहा है कि एक मुगल एम्पायर करके एक एम्पायर था, बड़ा सा था, बहुत लंबे वक्त तक अच्छे से चला, फिर लेटर मुगल्स आए, उनके उस टाइम पीरियड में डाउनफॉल हो गया, और उसी टाइम पीरियड में चूँकि और जो रीजनल पावर्स थे उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश कर लिया. ठीक है, यहाँ तक तो कहानी लिंक है. आखिर ये नई पावर, वो भी बाहर की, कहाँ से आ गई? बाहर वाले तो खैर मुगल्स भी थे, हमने पढ़ा था ना, हमने पूरा लीनिएज ट्रेस किया था बाबर का. ठीक है, लेकिन और दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हमने पढ़ा था, हमने इन्वेडर्स के बारे में भी पढ़ा था. ठीक है, लेकिन ये जो पावर थी ये कहाँ से आई और उसमें एक पावर कैसे इमर्ज हुई, कहानी का लिंकेज यहाँ समझना है पूरे मॉडर्न में. लिंकेज एक्चुअली यही 3 से समझना होता है, क्योंकि उसके बाद तो हम मोस्टली ये पढ़ते हैं
कि ब्रिटिश आई तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें करा, लोगों को क्या परेशानी हुई, फिर हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, नेशनल मूवमेंट, ठीक है, फिर फ्रीडम स्ट्रगल और हमें इंडिपेंडेंस मिली और पार्टीशन हुआ। लेकिन आखिर ये चक्कर जो है कि ये कहाँ से आए, कौन थे, एंड हाउ थिंग्स हैपेंड इज़ द कनेक्टिंग डॉट वाला पॉइंट। सो लेट अस नाउ फोकस लिटिल बिट ऑन दैट एज वेल। ओके, अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो मुझसे रह गई है कि जो ये रीजनल या ऑटोनोमस स्टेट्स थे, इनका ध्यान हमें क्या रखना है, क्योंकि यहीं से आपको वो अगले पॉइंट का लिंकेज मिलेगा। वो क्या है कि ये जो पावर्स थे ना, ये जो इतने सारे पावर्स हमने देखे हैं अलग अलग रीजन्स के, नन ऑफ देम कुड रिप्लेस द मुग़ल पावर। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मुग़ल पावर को रिप्लेस कर पाता, क्योंकि अगर कर पाता तो इन्हीं में से कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी बन जाता ना। एक आउटसाइडर को जगह मिल कैसे पाती? हाउ कुड दे हैव रिजन टू पावर? क्योंकि हमारे पास जो ये रीजनल वाले थे, इनके पास इतना पावर का कुछ बचा ही नहीं था, तभी तो देयरफॉर दे कुड नॉट बी रिप्लेस्ड। दूसरी बात, these states did not have enough resources and power to maintain an all India polity। इनके पास अपने रीजन तक के लिए तो ठीक ठाक रिसोर्सेज थे और पावर थे, बट पूरे ऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए जो रिसोर्सेज या पावर की ज़रूरत होगी वो इनके पास नहीं थी। साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह में भी ये इतने फॉरवर्ड नहीं थे, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल पावर थी उसको, या एक्सटर्नल अथॉरिटी जो थी उसको कहीं ना कहीं एक मौका मिला कि वो राइज कर पाई, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, उसी पीरियड में जो मुग़ल एम्पायर के लास्ट वाला जो थोड़ा फेज़ था ना, लास्ट के कुछ साल, मतलब औरंगज़ेब से मैं पहले की बात कर रही हूँ, अब जहांगीर के टाइम से ही बात करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है चीज़ें वहाँ पर चेंज होती शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस का एडवेंट स्टार्ट हो गया था। अच्छा, पोर्टुगीज़ के तो केस में इनफैक्ट 15वीं सेंचुरी से ही शुरू हो गया था, ठीक है, 1498 में। तो क्या होने लगा, डिफरेंट यूरोपियन पावर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आई। अब जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स वी रीड इन सो मच ऑफ डिटेल कि कैसे उन्होंने रूट बनाया, कहाँ से आए, क्या सोच कर, बट मैं आपको जस्ट थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूँ ताकि आपको स्टोरीज क्लियर हो जाए, एंड देन व्हेन यू स्टडी इन डिटेल यू गेट दैट पॉइंट। तो क्या था कि देखो, स्पेन और पोर्टुगल उस टाइम पे, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, स्पेन एंड पोर्टुगल वर having those advanced technology and they were very interested and enthusiastic about finding adventurous things, adventurous routes etc। अच्छा, उसी समय फिर क्योंकि ईस्टर्न साइड जो हमारा पूरा अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है और साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, बिकॉज यहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो यूरोप में भी बहुत फेमस थे। स्पाइसेस हो गए, हमारे इंडियन साइड का कॉटन टेक्सटाइल वगैरह हो गया, तो ट्रेड तो चल रहा होता था। अब रूट जो जाता था वो अरब्स के थ्रू जाता था बीच में, ठीक है। अरब्स का लोकेशन आपको मैंने पिछले उसमें मैप में सब कुछ दिखा के समझा दिया था। अब ये सोचने वाली बात है कि यूरोपियंस को अगर इंडियन साइड से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उनको अरब्स का आप कहो एक, क्योंकि उनकी मोनोपोली थी उस रूट में, उनके थ्रू करना पड़ जाता। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा मैप के मदद से समझने की कोशिश करें तो ये भी आपके एनसीईआरटी से ली हुई मैप है। आप ये समझो कि अब ये रीजन हमने, ठीक है, जब हमने इस्लाम का फाउंडेशन एंड देन उसके बाद हमने सारा किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ एंड वो सब पढ़ा था, तो हमें पता था, हमने अरब मोनोपोली की बात की थी और हमने इस रूट की बात की थी। तो अब आप ये समझो कि अच्छा, इधर यूरोप में इधर किसी को अगर ट्रेड करना है तो या तो वाया इनके करेंगे, क्योंकि इधर वाटर बॉडी है, इधर वाटर बॉडी है ना, तो इनकी मोनोपोली थी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से ट्रेड करना इतना आसान नहीं था। तो उस टाइम जो एडवेंचर्स हो रहे थे और ये लोग जो वॉयजेस पे जाते थे, समुद्री खोज पे निकलते थे, एंड देन दे फाउंड स्टार्टिंग में ही, ठीक है, पोर्टुगीज़ द्वारा फर्स्ट टाइम खोजा गया, तो वाया, अच्छा ये लंबा रूट ज़रूर था बिकॉज ये ईजी था, लेकिन अगेन मोनोपोली थी, तो एक लुक्रेटिव सिचुएशन दिख रहा था ना कि सदर्न साइड में और इधर साउथ ईस्टर्न साइड में अगर यहाँ के इतने लुक्रेटिव ट्रेड हैं तो हम डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन क्यों नहीं इस्टेब्लिश करें, और डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन के लिए ये रास्ता आपके लिए फीजिबल नहीं था, तो क्या करना पड़ा यूरोपियंस द्वारा, ये रास्ता जो है वो ढूंढा गया, ठीक है, वाया द केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के नीचे से यहाँ से आकर के, तो इधर साइड से एक मोनोपोली इस्टेब्लिश हुई। अब ठीक है, स्पेन पोर्टुगल ने तो कहानी शुरू की थी, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पोर्टुगल ही पहुंचे थे, स्पेन की कहानी कुछ और हो गई थी। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको वो पता होगा, और अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि आखिर स्पेन की तरफ से हुआ क्या था। स्पेन और पोर्टुगल दोनों ही केपेबल थे एंड दे स्टार्टेड टू रीच आउट टुवर्ड्स इंडिया, तो स्पेन के तरफ से हमारे पास कोई पावर यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची। सो राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव डन दैट, ठीक है।
मुझे भी ये पता लगेगा कि आखिर कौन वीडियो को जो है सीरियसली थोड़े देर तक देखता है, एंड हु आर द पीपल हु आर जस्ट डूइंग इट फॉर जस्ट मस्ती के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल मस्ती के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम डूइंग इट वेरी सीरियसली टू हेल्प यू कनेक्ट द डॉट्स. सो लेट अस सी एंड टेस्ट ऑल्सो थोड़ा सा. अच्छा खैर, तो क्या हुआ, चलो ठीक है, पोर्टुगीज़ यहाँ तो पहुँच गए. अब पोर्टुगीज़ पहुँच गए तो और भी जो यूरोपियन पावर्स थे उनको भी लगने लगा कि जब एक पावर पहुंच रही है यूरोप से तो वाई नॉट अदर्स ऑल्सो. धीरे धीरे और पावर्स आने शुरू हो गए. ठीक है, अब क्या होने लगा, अब आप ये सोचो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब और डिफरेंट अच्छा अलग अलग टाइम फ्रेम पर आए, वो सब आप उसमें पढ़ना, किन्होंने कहाँ पे पोर्ट स्टैब्लिश किए, फैक्ट्री स्टैब्लिश की, वो सब आपको पढ़ना होगा. अच्छा, अब बात है कि आ तो गए, आने के बाद आपस में ही विद इन themselves or amongst themselves also they started to had conflict. Why would they have conflict? Because everyone would want to be superior and want to have the trade monopoly. तो पहले तो इनके आपस के क्लैशेस होने लगे. ठीक है, एक एक करके एक एक पावर जो है वो एलिमिनेट होने लगी, हटने लगी. ठीक है, कोई दूसरा पावर उसको कब्जे में कर लेता था. ऐसे हट के हमारे पास बचती है दो इंपॉर्टेंट पावर्स, जो कि बचती है इंग्लिश और फ्रेंच. इनके बीच में जो झगड़ा हुआ दैट रिजल्टेड इन द कार्नेटिक वॉर्स. ठीक है, जहाँ से हमें पता चलता है कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी, क्योंकि अब इन दो के बीच में एक का होना ज़रूरी था ना. तो अगेन डिटेल्स आप क्लासेस में करोगे. लोकेशन समझ लो, अगर किसी को कार्नेटिक का लोकेशन समझने में दिक्कत आ रही है, ये देखो ये है कार्नेटिक का रीजन. ठीक है, तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में यहाँ पर जो है वो झगड़ा हुआ, एंड फाइनली द इंग्लिश यू वुड से इमर्ज्ड सुपीरियर, एंड फाइनली उनकी सुप्रीमेसी रही. तो यहाँ से हमारे पास बाकी यूरोपियन पावर्स जो हैं वो एक एक करके एलिमिनेट होते चले गए. अब बात थी कि इंग्लिश आ तो गई, कार्नेटिक रीजन से उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू तो कर दिया. अब आगे ये ऐसे क्या इन्होंने सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली, क्योंकि आए तो थे ट्रेड के लिए ना. इसीलिए आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि आए तो ट्रेड के लिए थे, इकोनॉमिक रीजन से, तो टेरिटरी पॉलिटिकल रीजन से कैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, टेरिटरी पे कब्जा कैसे कर लिया. अब क्या इन्होंने करना शुरू किया, यहाँ से शुरू की बात. अच्छा, उस समय बंगाल का जो रीजन था, जो अभी प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पूरा कंबाइंड रीजन, ठीक है, बहुत फ्लरिश कर रहा था, एंड बंगाल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. इन्होंने उधर अटेंशन देना शुरू किया और वहाँ से कब्जा करना शुरू कर लिया. तो लड़ी गई कौन सी लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी फॉलोड बाय बैटल ऑफ बक्सर. ये हुआ 1757 में, ये हुआ 1764 में. अब आप टाइम देखो, क्या ये 1750s या आप कह सकते हो क्या ये मिड ऑफ 18th सेंचुरी के आसपास की हम टाइम की बात कर रहे हैं, रफली कर रहे हैं ना, मिड में आ रहा है. इसीलिए जो सिलेबस कहता है वो यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बट ये समझने के लिए अगर आप ये बैकग्राउंड या डिक्लाइन वाला जो था ये नहीं समझोगे तो हाउ विल यू फिगर आउट. इसलिए मैंने बोला कि जो सिलेबस कह रहा है वो तो ये कह ही रहा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड हमें समझना मॉडर्न में बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी. अच्छा, थोड़ा सा सदर्न में इनका कंट्रोल बन गया और थोड़ा ईस्टर्न साइड, बंगाल वाले साइड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि एक बड़ा चंक बनता है रीजन का. अगर आप मैप में खुद ही सोच के देखो ना, इधर पूरा अच्छा खासा बड़ा चंक बन रहा है, उसको कब्जे में करना शुरू कर दिया. अब वहाँ जो कब्जे में आई तो अब इनको समझ में आ गया कि हमें अपने आप को और एक्सपैंड करना होगा, क्योंकि अभी तो हम ही सुप्रीम पावर हैं, लेकिन इधर बहुत सारे ऐसे रीजनल पावर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे ना, जो मुग़ल एम्पायर के बाद क्या उनके लेटर फेस के साथ कोइंसाइड करके रह रहे थे. उनको भी तो अपने कंट्रोल में लाना होगा, उनके भी तो पावर को वहाँ से छीनना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्रिटिश सुप्रीम कैसे बनती. तो उन्होंने एक्सपैंड किया और फिर खुद को कंसोलिडेट करना शुरू किया. तो मैसूर के साथ वॉर लड़े गए, ठीक है, मराठास के साथ. आप खुद एरिया इमेजिन करते जाओ, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ठीक है. उसके अलावा नदर्न साइड, नॉर्थ वेस्ट में सिंध, पंजाब, अवध एक्सेट्रा, आसपास के जो रीजन्स थे, नेपाल, बर्मा, जो म्यांमार का रीजन है, अफगानिस्तान, इन सब के साथ लड़ाई करके. इसलिए इन सब के साथ जो वॉर्स होते हैं मोस्टली हम उनको क्या बोलते हैं, एंग्लो वॉर. जैसे मान लो एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है, एंग्लो इज़ फॉर ब्रिटिश, क्योंकि इंग्लिश से रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई. अच्छा, ये जो सब होने लगा तो अब आपको एक अंदाज़ तो लगी जाएगा कि ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने अपना कब्ज़ा बना लिया. कुछ पे तो यहाँ ऑलरेडी बना ही लिया था.
अब ये जो सारे रीजन्स पे इन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया, तो अब बात आती है कि आखिर इंडिया में इन्होंने चेंजेस क्या करने शुरू किए। सिर्फ कंट्रोल तो नहीं बनाने आए थे, ट्रेड करने आए थे, ट्रेड तो कर ही रहे थे, और ट्रेड का बेसिक क्या है, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में उन्होंने और क्या चीज़ें चेंजेस करनी शुरू की, एंड साथ साथ समाज में भी क्या बदलाव लाने शुरू किए, क्योंकि इन्होंने तो पावर होल्ड कर लिया ना, टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। अब टेरिटरी पे कब्जा कर लिया तो शांति से तो बैठेंगे नहीं कि सिर्फ नॉर्मल ट्रेड करेंगे, ऑफ कोर्स दे वुड ब्रिंग मल्टीपल चेंजेस। तो इनके रूल के वजह से इकोनॉमी कंडीशन जो थोड़ी चेंज हुई, थोड़ी क्या इनफैक्ट कहा जा सकता है काफ़ी हद तक ड्रास्टिक चेंज हुआ, और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिला उसमें एक मेजर चीज़ था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हम हैंडीक्राफ्ट्स पे बहुत फोकस करते थे पहले, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह बहुत फेमस थी, सब जगह इसका पूरा नाम था, बट अब इन्होंने, अच्छा एक और चीज़, उस टाइम पे उधर साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी रह रहा था, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो थोड़ा पहले का था, बट बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ सब कुछ और बाद में बाकी जगह फैला। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी 18th सेंचुरी में ही, चूँकि आपको पढ़ना है साइंटिफिक और पहले पढ़ना होता है। तो अब उस टाइम पर क्या होने लगा कि इनके पास जो इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट, उसमें मशीन्स आने लगी, तो वहाँ मशीन मेड गुड्स बनने लगे, मशीन में सामान बनने लगा। इंडिया में तो हाथ से बनता था, हैंडीक्राफ्ट था। अब यहाँ से ये क्या करते थे, यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल, कच्चा सामान ले जाते थे, वहाँ पर अपना मशीन में प्रोड्यूस करते थे और उसको हायर रेट पे बेचते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आए थे स्टार्टिंग में इंडिया से ट्रेड करने, और फिर इंडिया को सिर्फ एक अपना माध्यम बना लिया एक्सप्लॉइट करने का। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होनी शुरू हो गई, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया कि आप सिर्फ क्या करो, कैश क्रॉप्स उगाओ, फूड क्रॉप्स नहीं जो खाने वाले क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिससे पेट भरे जनता का। मोस्टली क्या करना, कैश क्रॉप्स, ताकि हम उसको बेच सकें, उससे फ़ायदा होगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, की लैंड से हम पैसा कैसे जनरेट करेंगे, आपने नाम सुना होगा, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, रियोतवारी सेटलमेंट, इनके फीचर्स पढ़ने होते हैं, ये सब स्टार्ट कर दिया। तो आप खुद ही सोचो कि किसी भी जगह की जो इकोनॉमी है वही तो उसका बेस होता है, और यहीं पे इसका बेस ही कहीं ना कहीं डगमगाने लग गया बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल पावर, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ें इन्होंने करी, जब स्टार्टिंग का तो फेस था कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इनकी कंपनी को ट्रेडिंग, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिला हुआ था, उनका अधिकार था, वो आए और उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू की, तो उनका रूल रहता था। अब उस टाइम पे ये बहुत से एक्ट्स लेके आते थे, 1773 का, 1784 का, उसके बाद चार्टर एक्ट्स आए, ठीक है, 1813, 33, 53, हर 20-20 साल पे वो रिन्यू हो जाता था। अब क्या होने लगता था कि उसमें वो बहुत सारे चेंजेस करते थे, ठीक है, कि कौन सा ग्रुपिंग जो है या कौन सा बोर्ड जो है वो कौन से पावर को देखेगा, एजुकेशन में कुछ करना है कि नहीं, पैसे का कैसे मैनेज करना है, बहुत से चेंजेस, ये सब आपने पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में पढ़े होंगे। लेकिन 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें फर्दर 20 ईयर्स के कंटिन्यूएशन की बात नहीं की गई, ठीक है। वहीं से एक आइडिया लग गया था कि अब ये कंपनी के हाथ से जो पावर है वो जाने वाली है। बीच में उनकी ट्रेड मोनोपोली भी हटा दी गई। पहले जो इनकी ट्रेड मोनोपोली थी कि सिर्फ इसी कंपनी, जो एक पर्टिकुलर कंपनी वहाँ से आई थी ब्रिटेन से, वही ट्रेड कर सकती है। अब कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा, ये सब प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ट्रेड मोनोपोली कम्प्लीटली एक हटाई गई थी, जहाँ पे 2 एक्सेप्शंस के साथ हटाया गया था कि चाइना के साथ ट्रेड और चाय में, यानी टी ट्रेड वॉज अलाउड, रेस्ट एवरीथिंग वॉज अबॉलिश्ड। सो यू हैव टू टेल मी दैट कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली कौन से चार्टर एक्ट से गई, ठीक है। अब क्या हुआ, तो उस बीच में बहुत से उन्होंने ऐसे चेंजेस भी करे जो कि बाद में हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका थोड़ा मोड़ा जो रिफ्लेक्शन है वो दिखता है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स बोलते हैं। उन्होंने और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल मैटर्स में चेंजेस करे, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट एंड उसमें चेंजेस लाना, ये सब भी ब्रिटिश का किया हुआ था। तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो समाज में चल रही थी, ठीक है, चेंजेस आ रहे थे। अब आप समझो कभी भी कुछ मेजर चेंज आता है, सो नॉट एवरीबडी इज़ एबल टू एक्सेप्ट इट, वेरी आई वुड से विलिंगली, ठीक है, इतना ईजी एक्सेप्टेंस नहीं होता इतने बड़े समाज में। सो एंड स्पेशली अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो
समाज के एक नॉर्मल ढांचे को चेंज कर रही हैं, तो पीपल वुड नॉट लाइक दैट टू हैपन. सो देयर वाज पीपल्स डिससैटिस्फैक्शन एंड रेजिस्टेंस. पीपल स्टार्टेड टू फील डिससैटिस्फाइड कि ये हमारे समाज को तुम क्यों बदल रहे हो, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. एंड लोगों ने रेजिस्ट करना शुरू किया. रेजिस्टेंस क्या हो गया कि हम विरोध करेंगे. तो 1857 के पहले भी, अच्छा देखो, पलासी 1757 में हुआ, तभी से दिखना शुरू हो गया कि एक पावर आके कुछ तो गड़बड़ कर रही है. तो इस पूरे 100 साल के बीच में भी बहुत से छोटे 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 रीजनल अपराइजिंग्स हुए. अपराइजिंग्स, विरोध होने लगे, सिविल जो रेबेलियन जिसको हम कहते हैं, लोगों द्वारा, ठीक है, पेजेंट के स्पेशल ग्रुपिंग द्वारा, ट्राइबल्स द्वारा बहुत सी चीज़ें की गई, बट वो मोस्टली रीजनल होती थी. इन सब के होते 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 एक बहुत बड़ा फिर रिवोल्ट आया 1857 वाला, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. अगेन दैट्स जस्ट वन इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. तो खैर उसकी डिटेल तो हम जब टॉपिक पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं. हम अभी कहानी पूरा ओवरऑल समझ रहे हैं कि क्या कैसे चीज़ें चली. तो छोटे 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 रीजनल रिवोल्ट 100 साल तकरीबन चले, और ये मेंस का क्वेश्चन है इस चीज़ को इससे लिंक करवा करके, ठीक है. तो खैर ये सारी चीज़ें चली, एंड देन 1857 का रिवोल्ट हैपेंड. अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि 1857 पे आके वो रिवोल्ट ख़त्म हो गया और सब कुछ सॉर्ट हो गया. अगर सॉर्ट हो जाता तो हमें 1947 में इंडिपेंडेंस क्यों मिलती. आखिर ये भी ऑलमोस्ट 90 ईयर्स हैं, बट ऑलमोस्ट आप 100 के लगभग भी समझो, तो ये भी तो इतना लंबा पीरियड चला ना. तो उसमें भी क्या चीज़ें रहीं. तो पोस्ट 1857 भी पेजेंट्स के, वर्किंग क्लासेस के, हमें बहुत से ऐसे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स देखने को मिले. अब मैंने बोला कि समाज का पूरा रूप बदला जा रहा था, तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें आ रही थी. तो हमें एक और काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है, दैट इज़ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. अब ये सब पैरेलल चल रहा है, ठीक है, ये सब पैरेलल चल रहा है. आप जब पढ़ना शुरू करोगे, आप राजा राम मोहन रॉय से पढ़ना शुरू हो गए, एंड यू विल रीड अबाउट मैनी पीपल. एंड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस दिस टॉपिक बोथ इज लाइक फॉर बोथ द सेगमेंट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये रीजन और रिलीजन दोनों वाइज हमें समझना है. इस्लाम में क्या चेंजेस की बात की गई थी, ठीक है, सिखिज़म में क्या चेंजेस की बात की गई, ज़ोरोआस्ट्रियनिज़म में क्या चेंजेस की बात की गई, हिंदुज़म में तो क्या चीज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड देन रीजन वाइज तो हमें देखना ही है, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, नदर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में. तो ये एक अलग सेगमेंट था जो कि बहुत लंबे वक्त तक चला. अच्छा, अब क्या हुआ, ये सब कुछ होते थे, यहाँ से हम एक काइंड ऑफ दूसरे फेज़ में एंटर कर रहे हैं. अभी है थोड़ा सा, ठीक है, ये हम एक फ़ेज़ को थोड़ा समझ चुके हैं. अब इतना जो रेजिस्टेंस होने लगा, लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि ये बाहर से एक पावर आई है, इतने लंबे समय तक यहाँ रह रही है और काम कर रही है, एंड देर एक्सप्लॉइटिंग अस, एंड हमारी अपनी सब कुछ, इकोनॉमी से लेके सोशल, जो लोग मॉडर्निज्म नहीं चाहते थे, जो एकदम से चेंजेस नहीं चाहते थे, उनको ये समाज सुधारक वाली चीज़ें दिक्कत करती थी ना. ऑब्वियसली देयर वर सर्टेन सोशल रिफॉर्मर्स, बट नॉट एवरीबडी वाज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट ड्रास्टिक चेंज. तो वो एक दिक्कत आने लगी. तो अब क्या होने लगा ना, एक भावना आने लगी देश वाली, नेशन स्टेट, नेशनलिज्म वाली. एंड दे नाउ स्टार्टेड टू फील कि नहीं, हमें, क्योंकि 100 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है, आप किसी के गुलाम हो, और हमें अब अपनी जो एक ऑटोनॉमी, एक इंडिपेंडेंस चाहिए. यहाँ इंडिपेंडेंस आप एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते हो, बट इट्स जस्ट कि हमारे अपने ऊपर कंट्रोल ज़रूरी है. तो एक धीरे धीरे वो फैक्टर्स बहुत सारे प्ले करते चले गए. So when you study, the first point is actually that only. There is a chapter dedicated to that you have to study about the factors responsible for the rise of nationalism. ठीक है, जिसमें मेजर तो यही सारी चेंजेस थी जो ब्रिटिश द्वारा लाई गई, विच पीपल वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट. अब जब ये सारी भावनाएं आनी शुरू हो गई, तो बहुत से ग्रुपिंग्स और एसोसिएशंस बनने शुरू हो गए. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC से पहले भी ये भी अलग अलग रीजन्स में होते थे. जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि ये सारा रीजनल होता था, ठीक है, ये भी अलग अलग रीजन्स में वो एसोसिएशंस बने हैं, और उनके अपने दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स दैट वी हैव टू गो अगेंस्ट दिस ब्रिटिश पावर. ठीक है, लेकिन पैन इंडिया लेवल पे, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक बड़े ग्रुपिंग के लेवल पे जो पहला ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, उसकी फाउंडेशन हुई कब हुई? 1885 में हुई. अब इसके स्टार्टिंग के 20 साल जो इनिशियल फेज़ रहे, वो रहे ग्रुप ऑफ लीडर्स जिनको हम मॉडरेट्स कहते हैं, जो कि नरम दल के थे. ठीक है, गरम नहीं थे. गरम वाले कौन से हो जाएंगे? मिलिटेंट नेशनलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट जिनको बोलते हैं. तो ये क्या थे? नरम दल के मॉडरेट पीपल थे, एंड हु वर लाइक विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज एंड
मतलब चेंज तो नहीं बोल सकते, बट देवर लाइक कि उनको ऐसा लगता था कि अच्छा ब्रिटिश जो है ना वो भलाई चाहती है, बट इनको ना समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। तो इनको अगर हम प्यार से, प्रेयर से, पिटिशन से अच्छे से समझाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के समझाएंगे, लॉ के दायरे में रह के समझाएंगे, तो ये समझ जाएंगे, ठीक है, ऐसा इनका मानना था। अब इनसे बिल्कुल विरोधी एक अलग, तो ये सब हम फेजेस इन नेशनलिज्म समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीरियड आगे कैसे बढ़ा, क्योंकि आखिर यहाँ से हमें 1947 समझना है। तो अब हम बेसिकली जल्दी से सिर्फ वो चीज़ को थोड़ा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मॉडर्न के एक पूरे लिंक को जोड़ता है और हमारे सिलेबस का दूसरा हिस्सा जो है उसको भी कवर कर देता है। तो ये जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट थे, देवर लाइक गरम दल, कि हमें बिल्कुल कोई प्रेयर पिटिशन कुछ नहीं चाहिए, सीधे विरोध करना है, कोई दायरा नहीं चाहिए लॉ वगैरह का, ठीक है, और हम मास्क को लेके चलेंगे। वो लोग मास्क को उतना नहीं लेके चल पाते थे एज इन लोगों, आम जनता को। अच्छा, उसके बाद इसी पूरा पीरियड को जब आप डिटेल में कवर करोगे तो आपको एक और ग्रुप का इमर्जेंस समझ में आएगा, दैट इज़ द रिवॉल्यूशनरीज़ का, ठीक है। इनके भी दो फेजेस रहे हैं, एक ये वाला, एक आगे भी, इनका फेज़ 2 भी आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल स्टडी अबाउट द फेज़ 2 ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो इनका इमर्जेंस कैसे हुआ, उसके लिए जब आप स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट पढ़ोगे तो उससे आपको बहुत लिंकेज समझ में आ जाएगा, और इस पर यूपीएससी ने 2023 में सवाल भी पूछा था। सो 1905 का स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है, ये आप समझोगे। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, अब उधर दुनिया, अब देखो एक बात समझो, ये जो ब्रिटिश थी ये थी क्या, थी तो यूरोपियन पावर ना, तो यूरोप में तो और चीज़ें भी चल रही थी, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, इन्होंने बाकी सबको अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी, सिर्फ इंडिया में ये काम नहीं करा था, मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया था, अपने वो खुद सुपीरियर पावर बन गए थे। तो उस केस में वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही होती थी वो भी तो इम्पैक्ट डालेंगी ना यहाँ पर, क्योंकि मेन तो वो ब्रिटेन में ही बैठे हुए हैं ना, उनके कुछ लोग जो है यहाँ से आकर के रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पीरियड में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 1914 वाला जो पूरा टाइम है, 14 ऑनवर्ड्स, 14, उस समय हमारे नेशनलिस्ट्स का क्या रिस्पॉन्स था और फिर वो आपस में क्या इंटरलिंकेज होगा वो आपको पढ़ना है। उसमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती है, होम रूल लीग मूवमेंट, लखनऊ सेशन एक्सेट्रा, इनका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, और भी चीज़ें हैं, देयर आर सर्टेन लैंडमार्क इवेंट्स दैट यू हैव टू स्टडी, बट यू हैव टू लिंक इट विद व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट वाज वर्ल्ड वॉर 1। अच्छा, और आगे क्या हुआ इसी पीरियड के दौरान, इसी के बीच में 1917 के आसपास में एक नए, आप कह लो काइंड ऑफ, यहाँ पर हमारे पास पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटीज़ पे अलग से क्वेश्चन आते हैं, जिनका इमर्जेंस हुआ इन द पॉलिटिकल डोमेन, दैट वाज इमर्जेंस ऑफ गांधी। अब इनके अंडर में बहुत से मूवमेंट चले, ठीक है, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, बाद में तो और भी आपने सब सारे नाम सुने होंगे, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया एक्सेट्रा, लेकिन स्टार्टिंग में ये सारा आपने चंपारण, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक, सब ये सब सुना होगा ना। तो ये सारे सत्याग्रह जो हैं, अहमदाबाद का हो गया, खेड़ा का हो गया, चंपारण का हो गया, ये सारों के साथ गांधी का इमर्जेंस होना, एंड विच वॉज फॉलोड बाई डिफरेंट ब्रॉडर मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत, ये फॉलो अप में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल साइड में भी चीज़ें तो चल ही रही थी। एक फेज़ जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट वाला, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, और फिर मैंने बोला था एक वक्त ऐसा आया था जहाँ पर इनकी सारी मोनोपोली तो ख़त्म हो ही गई थी, एक वक्त ऐसा भी आया, क्योंकि इसके पहले 1857 का रिवोल्ट हो चुका था। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, उनको ये समझ में आ गया एक बार रिवोल्ट हो गया तो भैया बार बार भी हो सकता है। तो 1858 में इन्होंने क्या किया, सारा पावर जो है वो क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। अब वहाँ से रेगुलेट होता था सब कुछ, कोई कंपनी नहीं देखेगी। और वहाँ से लेके 1920 तक का जो फेज़ है, दैट इज़ द फेज़ 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। उसके बाद भी पावर उन्हीं के पास था, पर उसमें कुछ मेजर चेंजेस आते हैं 1920 से 1947 के बीच में, इसलिए हम उसको फेज़ 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। बट क्राउन रूल ही था वो, ठीक है, क्राउन के ही अंडर में था, तो वो यहाँ से आना शुरू हो गया। इसीलिए मुग़ल एम्पायर का खात्मा पूरा फॉर्मली जो है वो 1507 में होके ख़त्म हो गया था, ठीक है। चलो, आई होप ये कहानी लिंकेज आपको ठीक बैठ रही हो। अब हम बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच रहे हैं जस्ट समझने के, क्योंकि हमें सिर्फ एक ब्रॉडर टॉपिक सी स्टोरी में जाननी है, क्योंकि डिटेल्स तो सारा आपको व्हेन यू स्टडी इन डिटेल, आप पूरा सीक्वेंस जो पढ़ते हो तब आपको समझ आएगा।
अब इसी बीच में और डिफरेंट ग्रुप्स इमर्ज होने लगे जिनको स्वराजिस्ट बोला गया, फिर सोशलिस्ट आइडिया, आपने सोशलिज्म बहुत सुना होगा, वो आइडियाज़ वगैरह यहाँ पे इमर्ज होने शुरू हुए। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का फेज़ 2 स्टार्ट हुआ, ठीक है, आफ्टर 1922, और आइडियाज़ लाइक कम्युनलिज्म स्टार्ट हुआ। उसके अलावा कुछ दो इम्पॉर्टेंट, जैसे साइमन कमीशन, आखिर क्या रोल था इस कमीशन का जब ये आई, ठीक है, कौन से ईयर में आई, इसके हुआ क्या आखिर इस कमीशन के आने के वजह से, दैट वाज फॉलोड बाय नेहरू रिपोर्ट। तो इन सब के अपने सिग्निफिकेंस हैं, दीज आर द माइलस्टोन्स दैट हैज़ हैपेंड एंड यू हैव टू स्टडी इन डिटेल। अब उस पीरियड में भी मूवमेंट चल रहे थे। एक तो हमने मूवमेंट स्टार्टिंग वाले देख लिए थे जो प्री 1857 वाला था, फिर 1857, पोस्ट 1857, और इस पीरियड में भी बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं वो पेजेंट्स एंड वर्कर्स के स्पेसिफिकली चल रहे थे, क्योंकि कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। And that was just followed by a couple of events. So I'll just quickly take you through, like civil disobedience, roundtable conference, communal award, a very important point. फिर constitutional development का एक और later phase. उसके बाद अच्छा GOI Act, Government of India Act 1935 is a major milestone for the reason that यहीं से हमारे constitution के बहुत, आज का जो constitution है, बहुत सारे features जो हैं वो borrow हुए हैं, ठीक है। This has been followed by 1937 election. अब इस 1937 election में Congress could have their rule in certain provinces and what was this case is what you will study in detail, ठीक है, जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, क्योंकि यहीं से चीज़ें 1937 से 47 के बीच में जो पूरा फेज़ था ये बहुत प्राइम फेज़ आता है, क्योंकि जो भी मोस्टली हुआ वो आखिर इसी फेज़ में हुआ ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया तो फिर से जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स को ट्रेस किया था, हमें 2 के टाइम भी समझना होगा, और यहाँ से फिर से बहुत सी चीज़ें बदल गई, ठीक है। अब ये सब होते होते 1945 तक का टाइम पहुँच गया था, और ये पहुँचने के बाद हमारे एंड के, क्विट इंडिया तो थोड़ा उससे पहले का है, 42 के टाइम का है, लेकिन उसके बाद इस पूरे फेज़ में, मतलब आप 1940s वाला पूरा जो है वो डेकेड ले लो, ये तो एक उसमें से सेगमेंट आता है, उसके में हमें क्विट इंडिया मूवमेंट, पाकिस्तान का डिमांड कैसे आया, इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बनी और क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का नेशनलिस्ट मूवमेंट, मैंने बोला ना ये सारा होते होते 1945 का टाइम आ गया था। उसके बाद उस आखिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमें इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन वो इंडिपेंडेंस एक कॉस्ट पे मिली। हमें कम्युनलिज्म का एक दूसरा फेज़ भी देखने को मिला दैट रिजल्टेड इन पार्टीशन। सो जितना इंडिपेंडेंस से खुशी वाली फेज़ थी, उतना ही एक यहाँ पर दुख वाला भी फेज़ था, which was disastrous, which was horrible, which was, there are no words for that, which was partition. Of course that was followed by independence. तो यहाँ पे आपको एक लास्ट एक्ट पढ़ना होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके बाद की कहानी आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ जाती है। तो हम अभी मॉडर्न में ही वो भी आएगा, बट हम मॉडर्न का इंडिपेंडेंस तक का थोड़ा सा कॉलोनियल टाइम से लेकर के इंडिपेंडेंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आपको वैसे कवर करनी होती है इसमें, विच इज़ प्राइमरीली द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस एंड एजुकेशन, जिससे कि प्रीलिम्स में तो स्पेशली बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस तक की कहानी आपको क्लियर एक रफ स्टोरी फॉर्मेट में समझ आ गई होगी। डेफिनेटली दिस इज़ जस्ट, मैं मतलब 30-40 या 50 मिनट्स में पूरी मॉडर्न तो नहीं ख़त्म कर सकती हूँ, दैट टेक्स लॉन्गर आवर्स टू कवर एंड वी हैव लाइक गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन दैट। तो जब हम करते हैं तो हम इसको पूरे ही अच्छे से डिटेल में करते हैं। फॉर द टाइमिंग आई होप इतनी जानकारी आपको एक पूरे एंशंट से लेके, अगर हम मिडिएवल मॉडर्न लिंकेज की बात करें तो आपको समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम एबल टू कंटिन्यू विद द अदर सेशंस। लाइक दिस वाज कम्प्लीटली ऑन डिमांड, even though it was in my agenda, but please do support, please do let me know what other things you would want me to come up with. You have all my details to reach out to me. Also please check this telegram channel. ये सारे PDF जो हैं वो एंशिएंट का तो अपलोड ऑलरेडी हो गया है, मिडिएवल मॉडर्न का मैं अपलोड कर दूंगी, कंबाइंड PDF भी अपलोड हो जाएगा। इनफैक्ट आई कैन डू द कंबाइंड PDF ओनली, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कुड बी डन. So please check and get those PDFs on the Telegram channel, and I hope you have loved the session and I hope you will enjoy it. So thank you so very much again for being with me throughout the session. The questions that I've asked, I would wait for the answers in the comment section. Take care guys. See you in the next video. Bye bye.